नमस्कार, देवभूमि एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर नवनिर्मित टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया और टर्मिनल भवन में 26 एकड़ में 447 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है पूरा। और टर्मिनल भवन पर उत्तराखंड की झलकियां भी देखने को मिलेगी, जबकि देहरादून से हल्द्वानी और पंतनगर और पिथौरागढ़ के लिए यहां हेली सेवा का भी शुभारंभ किया गया है। 1.5 साल पहले देहरादून से चिन्यालीसौड़ के लिए हेली सेवाएं हैं वो शुरू हो जाएंगी और देहरादून से पिथौरागढ़ के लिए हेलीकॉप्टर का 8,000 रुपए का किराया रहेगा। दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की हेली सेवा से उत्तराखंड में घूमने में उन्हें आसानी रहेगी। और टर्मिनल भवन के लोकार्पण के मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह, एमपी रमेश पोखरियाल भी मौजूद रहे। आने वाले समय में चाहे हमारा पर्यटन का क्षेत्र, चाहे हमारे यहाँ पर लैंडिंग की व्यवस्था हो, हवाई उड़ाने हो, वो सारी की सारी में आपके यहाँ प्राप्त है। तो मंत्री जी ने तो हमारे रेलवे का काम कर दिए। हमने भी जो है कैबिनेट की बैठक करी और उस कैबिनेट की बैठक में जो 30% जो हमारा एलिवेशन जनरल स्कूल का बेड रहता था, उस बेड को हमने 2% यानी कि 18% कम कर दिया। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान मंसूबा 250 करोड़ रुपए की योजनाएं वहां के लिए शुरू हो गई है। हमारी गंगोत्री यमुनोत्री हर जगह के लिए वहां पर सारी योजनाएं शुरू हो गई। तो निश्चित रूप से आज मोदी जी का जो विजन है, और मोदी जी ने कल वो जब यहाँ आए थे, जब देश को उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांट समर्पित किए थे, उन्होंने कहा कि 25 साल का जब उत्तराखंड बजाएगा तो 25 साल का उत्तराखंड दुनिया का, हिंदुस्तान का आदर्श राज्य होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहां नरेंद्र नगर में 45वां सिद्धपीठ और कुंजापुरी पर्यटन में विकास मेले का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम धामी ने सभी को संबोधित करते हुए, जब से मुझे मुख्य सेवक के रूप में जनता की सेवा करने का मौका मिला है, तब से हमारी सरकार विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, कहा। साथ ही भारत का दुनिया में मान सम्मान बढ़ रहा है। भारत को सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्य कर रही हैं। उन्हीं के पदचिन्हों पर चलकर राज्य में विकास कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। खबर देहरादून से है, जहां मंत्री रेखा आर्य ने झाझरा में स्मार्ट डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ किया। यहां केंद्र महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से बनाया गया है। इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि प्रदेश में अन्य जगहों पर भी आंगनबाड़ी केंद्रों को डिजिटल किया जाएगा, जिसकी खासियत यह है कि ऑनलाइन सब रिकॉर्ड होगा। ऑफिस में बैठे बैठे अधिकारी नजर रख सकेंगे। और मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि डिजिटल आंगनबाड़ी के लिए जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसको आंगनबाड़ी वर्कर्स आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पहला ऐसा प्रयोग है जो सफल होने जा रहा है। फॉर्म में उनको जब ये शिक्षा मिलेगी तो निश्चित रूप से आज के युग से, आज के समय से वो सीधे रूप से, और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आंगनबाड़ी
आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इसको कर सकने में सक्षम है। महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग की ओर से झाझरा ग्राम पंचायत में देहरादून के ये डिजिटल आंगनबाड़ी केंद्र का आज माननीय मंत्री जी द्वारा जो है इसका लोकार्पण किया जा रहा है और इसमें ये फुली डिजिटाइज है और इसके अंतर्गत जो है बच्चों को प्री स्कूल एक्टिविटीज़ के बारे में जो है उन्हें ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो आज हमारे यहाँ जो है ग्राम झाझरा में जो है मॉडर्न आंगनवाड़ी केंद्र बना है, इसका जो है उद्घाटन किया जा रहा है और हमारे साथ हमारी बाल विकास मंत्री जी आ रही हैं और ग्राम सभा के सभी पदाधिकारी आ रहे हैं और हमारे बाकी सभी अधिकारियाँ उपस्थित हैं। वही खबर देहरादून से है, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे और बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुलदीप कुमार ने कहा कि अमित शाह का 16 और 17 अक्टूबर को उत्तराखंड का दौरा पर वो रहेंगे और बीजेपी नेताओं से विधानसभा को लेकर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। अमित शाह जी 16 और 17 तारीख को उन्होंने आने के लिए कहा है, लेकिन अभी कोई विस्तृत दौरा उनका नहीं बना है। केवल इतनी स्वीकृति मिली है कि 16 और 17 तारीख में उत्तराखंड में रहेंगे। अभी विस्तृत जानकारी जैसी मिलेगी तो उसकी सूचना हम करेंगे। वहीं कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और खानपुर से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के बीच जंग जारी है। चैंपियन के बयान पर हरक सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा है कि उनको गलत फहमी हुई है, वो मेरे से उम्र में भी छोटे हैं और तजुर्बे में भी। बागी संगठन के नेता हरक सिंह रावत और प्रणव सिंह चैंपियन के बीच खटास चल रही है। उन्होंने कहा कि जब अधिकारियों के द्वारा काम किया गया है तो ऐसे में बयान देना गलत है। प्रणव सिंह चैंपियन ने श्रम विभाग में पंजीकरण को लेकर हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए थे। और फिर यहाँ उत्तराखंड में हम तो नहीं दोहरा रहे वो गलती। मैंने कहा कि चैंपियन, मैं तो बुरा माने नहीं हूँ इस बात को। चैंपियन है, उम्र में मुझसे छोटा है और विधायक है कि सूंड से भी मुझसे छोटा है और अगर वो कोई बात कहता है मैं थोड़ी बुरा मानता हूँ। उत्तराखंड कांग्रेस के अफसोस कार्यक्रम पर बीजेपी प्रवक्ता विनय गोयल ने पलटवार किया है और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास मौन व्रत रखने के अलावा अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए इन्हीं सब बातों के चलते कांग्रेसी मौन उपवास कर रहे हैं। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे में राज्य के लिए कोई घोषणा नहीं होने पर कांग्रेसियों ने मौन उपवास रखकर अफसोस जताया है। कांग्रेस के पास मौन व्रत रखने के अलावा और चारा क्या बचा है? उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस ने झूठे आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पर, लोगों को गुमराह करने का काम किया है, उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सोच भी बड़ी होनी चाहिए और काम करने का दिल भी इतना बड़ा होना चाहिए जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए कांग्रेस की बोलती बंद हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश के दौरे को लेकर कांग्रेस ने निशाना जाहिर किया है और पूर्व सीएम हरीश रावत के साथ विरोध प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों ने कहा कि पीएम ने बेरोजगारी, महंगाई और किसानों के आंदोलन पर कोई भी चर्चा नहीं की, जो कि बहुत ही निराशाजनक है। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा है कि प्रधानमंत्री बेरोजगारों को नौकरी देने की कोई समय सीमा तय करते और यहां घोषणा करते तो ज्यादा अच्छा होता। बेरोजगारी पर कहते, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा समस्या है। देश में भी इस समय बेरोजगारी चरम में है और उत्तराखंड के अंदर चरम में है। कह देते कि भाई एक साल का, 1.5 साल का टाइम बाउंड प्रोग्राम करके सब बेरोजगारों को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, कुछ कहते, लेकिन कुछ भी नहीं कह करके गए। वक्त फिलहाल छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दुनिया में कोरोना महामारी ने मुश्किल हालात पैदा कर दिए हैं। इस मुश्किल समय में केंद्र और राज्य सरकार हर नागरिक के प्रति अपनी योजनाओं के माध्यम से राहत पहुंचा रही है। आज उत्तराखंड राज्य में खाद्यान्न योजनाओं को पहुंचाने में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। आज सरकार अंत्योदय अन्न योजना में प्रति परिवार 35 किलो खाद्यान्न, जिसमें 13 किलो 300 ग्राम गेहूँ और 21 किलो 700 ग्राम चावल एवं प्राथमिक परिवार योजना में प्रति माह प्रति यूनिट 5 किलो खाद्यान्न, 2 किलो
गेहूं एवं 3 किलो चावल का वितरण सस्ती दरों पर कर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित करने का जिम्मा उठा रही है। सरकार द्वारा NFSA कार्ड धारकों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत नवंबर तक मुफ्त 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 14 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 7.5 किलो राशन, जिसमें 5 किलो गेहूं और 2.5 किलो चावल हर महीने उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के लगभग 24 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड अगस्त तक वितरित की गई है। राज्य में आए प्रवासियों को वन नेशन वन राशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा योजनाओं में पारदर्शिता हो और अपने अधिकार की जानकारी हर व्यक्ति को हो, इसके लिए उत्तराखंड सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 1800-180-4188 जारी किया है। उत्तराखंड का हो रहा सर्वांगीण विकास, राज्यवासियों को मिल रहा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत मां का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। आपकी बात माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ। सुनिए लोकवाणी की 22वीं कड़ी 10 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे से। लोकवाणी में इस बार माननीय मुख्यमंत्री जिला स्तर पर विशेष रणनीति से विकास की नई राह विषय भाग 2 में प्रदेशवासियों से बातचीत करेंगे। छत्तीसगढ़ के सभी आकाशवाणी केंद्रों, FM रेडियो एवं क्षेत्रीय समाचार चैनलों पर जनसंपर्क विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्रसारित। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। श्री सत्य ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। करते अगली खबर की ओर। लखीमपुर खीरी प्रकरण की धमक उत्तराखंड में भी देखने को मिल रही है, जिसका खामियाजा बीजेपी नेताओं को भुगतना पड़ रहा है। ताजा मामला उस वक्त का है जिस वक्त सूबे के शिक्षा और खेल मंत्री अरविंद पांडे अपनी विधानसभा क्षेत्र में स्टेडियम का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे। जैसे ही इसकी भनक किसानों को लगी तो किसानों ने अपना टेंट भी प्रोग्राम के सामने ही गाड़ दिया और जिसका खामियाजा मंत्री अरविंद पांडे को भुगतना पड़ा। उन्होंने अपना कार्यक्रम रद्द करके वर्चुअली मोड में शिलान्यास किया। एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उसको कराने का मकसद एक ही है कि जो हमारे गांव में छिपे हुए होनहार बच्चे हैं उनको एक अच्छा मंच मिले जहां पे वो अपना एक अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें, जिससे वो इस क्षेत्र का, समाज का, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। कैवेंडिश टायर कंपनी के कर्मचारी धरने पर क्या बैठे। पुलिस प्रशासन और विधायक संजय गुप्ता के हाथ पैर फूल गए और इस कारण सीएम का दौरा। बता दें कि 10 अक्टूबर को सीएम धामी का लक्सर में एक बड़ा कार्यक्रम है और सीएम को काले झंडे दिखाने के कर्मचारियों ने धमकी दी है। कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर 8 दिन से कंपनी का विरोध कर रहे हैं। हालांकि 8 दिन बाद कंपनी अधिकारियों समेत विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की है, मगर धरने पर बैठे कर्मचारी मानने को तैयार नहीं है और अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। इधर विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के हाथ पैर फूल रहे हैं। श्रमिक मेरे क्षेत्र के भी यहाँ है, वो मेरे पास गए थे, 2 दिन से जा रहे थे। मुझे बहुत दुख है कि भाई मेरे श्रमिक भूख हड़ताल पे हैं और मेरी नैतिक जिम्मेदारी है
कि मैं उनकी शिकायत सुनकर उसका समाधान करवाने का प्रयास करूं। उसके बाद 15 दिन से पूरा काम बंद है, तो उसमें काफी 1 करोड़ से भी ज्यादा का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। तो इनकी जो अभी जो डिमांड है वो वेतन बढ़ाने की है, तो वो तत्काल रूप से कर पाना संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन उनका ये कहना है कि यदि ये 15 दिन के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, काम शुरू कर देते हैं, तो उसमें इनकी जो डिमांड है उस पर पुनः विचार करके उस पर किया जाएगा। अंदर गए थे, उन्होंने आकर के यही कहा कि भाई आप लोग अपनी भूख हड़ताल खत्म कर दें और 15 दिन के बाद मैनेजमेंट आपकी मांगे मान लेगा। लेकिन हमारी तो सीधी सी बात है कि जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे अंजाम कुछ भी हो। पौड़ी में मुख्य बस अड्डे का निर्माण अभी तक नहीं हो पाया है। 2006 में इस बस अड्डे का निर्माण शुरू हुआ था, जो कि आज तक पूरा नहीं हो पाया। बस अड्डे का 3 पर शिलान्यास हो गया है, लेकिन आज तक लोकार्पण नहीं हुआ, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस बस अड्डे का निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और इसमें पार्किंग के साथ दूसरी सुविधाएं भी दी जाएंगी। पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है और पहले चरण का काम काफी हो चुका है। दूसरे चरण के लिए भी 3 करोड़ 68 लाख रुपए जो है अवमुक्त हो गए हैं और मुझे आशा और विश्वास है कि बहुत जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। शहर में किसी भी निर्माण कार्य का एक बार शिलान्यास होता है और अवशेष कार्य के लिए जब पैसा निकलता रहता है तो अवशेष कार्य आगे चलता रहता है, लेकिन ये केवल राजनीति का अड्डा है। और पौड़ी के बस अड्डे पे नगर पालिका हो, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, हर किसी ने राजनीति की है और आज ये राजनीति हो रही है। खबर देहरादून से है, जहां पर शिक्षा विभाग में एक बार फिर से तबादलों को लेकर कवायद तेज हो गई है। सरकार ने भले ही इस वर्ष तबादला सत्र शून्य किया है, लेकिन नियम 27 के तहत गंभीर बीमारियों से ग्रस्त शिक्षकों को तबादलों का लाभ दिया जाएगा। महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया है कि तबादला सत्र शुरू होने के चलते तबादले भारी संख्या में नहीं किए जा सकते। बात तो यह है कि स्थानांतरण सत्र इस बार शून्य घोषित किया गया है, लेकिन जो धारा 27 के प्रकरण हैं, जो हमारे उसमें आच्छादित बीमारियां, जो कोई कैंसर से पीड़ित है, तो उसके लिए कमेटी बनी है जो आए हुए हैं प्रकरण का सम्यक विचार करके और जो अधिनियम से आच्छादित होते हैं उन्हीं का हम प्रेषित करेंगे। मसूरी पहुंचने पर निशानेबाजी कोच सुभाष उराड़ा का जोरदार स्वागत किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी से मिलना सबसे अच्छा अनुभव था। पीएम मोदी ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा है कि युवा नशे से दूर रहें और लक्ष्य बनाकर अपने आप को उस तरफ लेकर जाएं। और सुभाष उराड़ा ने युवाओं धैर्य बनाए रखने का भी संदेश दिया कि वो धैर्य बनाएं और उन्होंने कहा कि धैर्य, आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति अगर हो निश्चित तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। देशवासियों के लिए यही संदेश देना चाहूँगा, खासतौर पे युवाओं के लिए, क्योंकि मैं युवाओं को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो उनके लिए ये 2 चीज़ें हैं। एक तो नशे से दूर रहें, अगर दूर नहीं रह सकते हैं तो देशभक्ति का नशा पालें, जो कि हर जगह काम आएगा। और दूसरा, थोड़ा सा मतलब धैर्य दें। हमारे युवा क्या हैं, एक काम पकड़ेंगे, वो नहीं होगा तो दूसरी तरफ चले जाएंगे, वो नहीं होगा तीसरी तरफ। तो उनको एक ये और संदेश देना चाहूँगा, कोई भी काम करते हैं थोड़ा सा धैर्य रखें। हरिद्वार में आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत विभिन्न स्कूलों और दूसरी संस्थाओं में जाकर विधिक कार्यकर्ता प्राधिकरण की सेवा के बारे में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। प्राधिकरण के सचिव अभय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि यह कार्यक्रम 14 नवंबर तक चलाया जाएगा, जिसमें लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं और उनके कानूनी अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। 14 नवंबर तक हम पूरे उत्तराखंड में एक विधिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। उसी के तहत जनपद हरिद्वार में भी प्रत्येक गांव में, शहरों में प्राविधिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से और प्रशासन के समन्वय के साथ हम विधिक साक्षरता अभियान चला रहे हैं। हरिद्वार के अरोमा पार्क में आयुर्वेदिक पौधे लेमन ग्रास लगाई गई है और इन पौधों को निशांत अरोमा और अरुण प्लास्टो कंपनी के सहयोग से लगाया गया है। बताया गया है कि इस आयुर्वेदिक पार्क में 500 लेमन ग्रास के पौधे लगाए जाएंगे, साथ में तुलसी समेत कई और पौधे भी पार्क में लगाए जाएंगे। और इसमें जो प्लांट ऐसे हैं जिसकी मेडिसिनल वैल्यू है,
वो जो हमारे ग्रंथों में भी मेंशन है, जैसे ग्रीन लेमन ग्रास है और तुलसी है, इस तरह के जितने भी मेडिसिनल प्लांट है वो सब यहाँ पर उनकी यहाँ पर फार्मिंग की जाएगी। कितना एरिया है? ये करीब 4 एकड़ का एरिया है और इस पूरे पार्क की थीम एरोमा पार्क रहेगी। पिथौरागढ़ में नवरात्रि पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के मौके पर कई इलाकों में रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें बच्चों ने शानदार कार्यक्रम में प्रस्तुति दी। कोरोना को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की थी, लेकिन फिर भी यहां भीड़ देखने को मिली। कालाडूंगी में नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन बेल पड़ाव में रामलीला मंचन की शुरुआत हुई। यह आयोजन श्री राम सेवक सांस्कृतिक सोसाइटी ने किया। मंचन की शुरुआत गणेश वंदना के साथ हुई। मुख्य अतिथि समाजसेवी धारा बल्लभ तिवारी व शिवगिरी गोस्वामी रहे और बता दें कि बेल पड़ाव में होने वाली रामलीला रंगों पर आधारित होती है। नहीं झुकाते, त्यागी पुरुष किसी की आज्ञा। तुमने तो कहा तुम इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।